आज है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन और तैयार हो जाइए बड़े एक्शन वाले दिन के लिए, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से है सुस्ती और हल्की कमजोरी के संकेत। भारतीय बाजार कैसे खुलेंगे और उसके बाद क्या रहेगा दिन भर का एक्शन, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, आज मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, मुंबई में भारी भरकम बारिश के बीच अच्छा लग रहा है सर आपको स्टूडियो में देखकर। इसके पीछे एक खास रीजन भी है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मार्केट में भी भरपूर एक्शन होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे सर। तो सबसे पहले बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल दीप, और बहुत ही बेहतरीन मौसम है और ये वो मौसम है जिस समय आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह पानी भरा है और उसकी मुश्किलें अपनी जगह, लेकिन इस मौसम को अगर आपने मिस किया तो फिर ज़िंदगी जी क्या। तो मुंबई की बारिश इससे बढ़िया कुछ है नहीं, और ऐसे में बाहर निकलने का आज मौका मिला। ऑफिस में आया हूँ और उसकी भी एक बड़ी खास वजह है जो हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज के बड़े ट्रिगर्स। और बड़े ट्रिगर्स में आप देखिए, सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में रही तेजी उतार चढ़ाव के बीच डाउ लगभग पौने 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 90-100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं कोई राहत की बात नहीं है। लेकिन इन्फोसिस ये है आज का स्टार परफॉर्मर। 13% एडीआर में बड़ा उछाल नतीजों के बाद। तो विप्रो के बाद इन्फोसिस दमदार प्रदर्शन करता है और गाइडलाइंस और भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए, आपके लिए और देश भर के लिए, वो है ऑपरेशन हफ्ता वसूली। 11 बजे आज दोपहर में सुबह हम करने वाले हैं और इस पर भी आप रखिएगा फोकस। बिल्कुल अनिल जी, और मार्केट्स पर तो फोकस रहेगा। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, पर सर ऑपरेशन हफ्ता वसूली दूसरा लेग आ रहा है इसका, इसके बारे में बताइए सर। क्योंकि पहली बार जब आपने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था काफ़ी बड़ा रिस्पांस मिला, आरबीआई ने भी फिर उस पर एक्शन लिया, पर अब ये दूसरा लेग लाने की ज़रूरत क्या पड़ी सर? क्या और परेशानियां हैं जो लोग अभी फेस कर रहे हैं? डीप मॉरेटोरियम पीरियड में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही थी अपने लोन की किश्त भरने में, और उसके लिए वो समय चाहते थे। वैसे आरबीआई ने मॉरेटोरियम के लिए गाइडलाइंस जारी की, बैंक्स के लिए की, लेकिन बैंक्स की गाइडलाइंस कॉर्पोरेट्स तक लागू होती है, लेकिन छोटे छोटे लोन लेने वाले जो लोग हैं देश भर में, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। और दिक्कत दो वजह से हो रही है। जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए कमाई होना बंद हो चुका है, और जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए भी या तो सैलरी कट्स हैं, या सैलरी आने में डिले हो रही है, या फिर उनके जॉब्स जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी है कि इन्हें थोड़ी सी राहत मिले पेमेंट करने के लिहाज से। अब राहत मिलने के बजाय 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े परेशान करते हुए दिख रहे हैं। पहला, इन्हें जबरन और गलत तरीके से वसूली करना। दूसरा, राहत के तौर पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलना। और तीसरा, भारी भरकम पेनल्टी लगाना। और चौथा, जब रिकवरी की जाती है तो उस रिकवरी के तौर तरीके बेहद आपत्तिजनक है। इस पर हमने पिछली बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली में मामला उठाया, और उसके बाद मैं आरबीआई की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत जल्दी फास्ट एक बढ़िया एक्शन लिया, गाइडलाइंस जारी की, और उसके बाद काफ़ी बड़ी कंपनियां वो कुछ हद तक काबू में आई, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं, दिक्कतें कम नहीं हुई है, इनफैक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो और जिस तरह का फीडबैक हमें हमारे दर्शकों से मिला, हमने फिर से इस पर काम किया, और आज आपके लिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पार्ट 2 हम आपके सामने रखेंगे और आपको उस सच्चाई से वाकिफ करवाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, चौकन्ने रह जाएंगे, और आपको लगेगा क्या ये सब हमारे देश में चल रहा है। तो आज इसीलिए मैं भी स्टूडियो में आया हूं, और यहां से ही हम 11 से 12 बजे मैं लाइव करूंगा। और दीप, सबसे बढ़िया बात यह कि मुंबई की बारिश, मौसम, मूड, माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे बढ़िया ये ना, लाइट कैमरा एक्शन स्टूडियो देखकर जो फील आती है, और अपने आप है ना, जो मतलब अभी ऐसा लग रहा था इतने दिनों से तो मतलब घर से शो कर रहे तो ऐसा लग रहा तैयार ही नहीं हो रहे हैं, यहाँ आकर लगा। और आज वैसे तो गुरुवार का दिन है, वैसे तो हमारे लिए खाली शर्ट का दिन है, हम टाई भी नहीं लगाते हैं, लेकिन आते ऐसा मन किया कि नहीं, आज तो सूट वूट पहनकर बहुत अच्छे से मज़ेदार शो किया जाए। और मैं आपकी भी तारीफ करना चाहता हूँ, आप तो घर से शो कर रहे हैं, आप तो थर्सडे ड्रेसिंग में खाली शर्ट में रह सकते थे, लेकिन ये अच्छी चीज़ एक से दूसरे में पास होती है, और आपने भी तुरंत सूट पहन लिया, तो एक फील अच्छी आती है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब वापस से ज़िंदगी ट्रैक पर लौट रही है। मतलब वो दिन भी मिस कर रहे हैं हम कि कब से फिर वापस पुरानी तरह ही घूमेंगे फिरेंगे, ऑफिस में सब लोगों के साथ, यार दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आज बड़े लंबे समय बाद फिर से वो फीलिंग आती दिख रही है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और इसका थोड़ा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर अजय गोंजालेस को भी जाता है, जिन्होंने मेरे को जल्दी से बोला कि सर सूट टाइम में है तो अच्छा रहेगा अगर हमारी लुक सेम रहे सर।
तो अजय के लिए भी थैंक यू सर। और अब जो बड़ी बात है सर आज की, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ऑपरेशन हफ्ता वसूली पर तो हमारा फोकस रहेगा सर, और इंतजार करेंगे 11 से 12 के बीच जो आज ये स्पेशल कवरेज है। मार्केट में जो बढ़िया एक्शन दिख रहा है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहे हैं। अभी चाइना का जीडीपी भी डेटा आया है जो अनुमान से बेहतर रहा है, पर मार्केट में हमारी जो कल की कमजोरी थी उसको कैसे देख रहे हैं? और अब जो रिलायंस का ट्रिगर था एजीएम का, वो हट गया है, तो क्या अभी भी मार्केट में कहीं और से लीडरशिप आएगी? क्या आईटी अभी भी इतना स्ट्रांग है कि मार्केट को सपोर्ट कर सके? दीप, देखिए आईटी की ताकत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वेटेज उतना नहीं। आईटी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फिर सारे आईटी स्टॉक्स मिलकर चलें, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि रिलायंस की एजीएम के साथ रिलायंस ने टॉप बना दिया और वहां से करेक्शन आया है। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज या यूं कहें शॉक सिर्फ इतना है कि जिस स्पीड से रिलायंस कल गिरा वो काफी कम लोगों को अंदाजा था, और जितना ज्यादा गिरा वो काफी कम लोगों को अंदाजा था। गिरना तय था, ये तो लगभग आम राय थी, भले कोई साफ तौर पर कहे या ना कहे, और राइटली सो। आप 2000 के आसपास पहुंच चुके हैं, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक है, और आपको काफी कुछ ट्रिगर सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग की मात्रा और गति, क्वांटम और स्पीड, दोनों ने सरप्राइज ने शॉक किया एक्चुअली, कि 1978 वाला रिलायंस किस तरह से 200 रुपए 180 रुपए नॉन स्टॉप गिर सकता है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो है कि क्या रिलायंस के एजीएम से लोगों को निराशा हुई है? अगर आपने एजीएम पूरी सुनी देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको निराश हो, एक्सेप्ट एक चीज की, रिलायंस जियो मार्ट की क्या नैस्डैक पे लिस्टिंग होगी नहीं होगी, कब होगी विदेशी बाजारों में, उसके बारे में कोई साफ क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई बात रिलायंस के एजीएम में नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक 200 रुपए गिर जाए। तो पहली चीज तो यह कि इसको प्योर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखिए। अभी भी एक रास्ता साफ है, रिलायंस रिटेल में कुछ नए इन्वेस्टर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे कंपनी ने जो प्लान्स रखे हैं वो डेफिनेटली काफी इन्वेस्टर्स को पसंद आएंगे। इसे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखना चाहिए। एक ड्रीम रन के बाद रिलायंस का स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलायंस बहुत कमजोर हो जाएगा तो भी आपकी गलतफहमी है, और हां, अब बढ़ने की स्पीड आपकी धीमी पड़ जाएगी, वो बात भी सही है। अब रिलायंस के लिए जो नए ट्रिगर्स चाहिए वो नए ट्रिगर्स या तो अरामको की डील से आए, या रिलायंस रिटेल में रिलायंस जियो की तरह ही कुछ और नए इन्वेस्टर्स आए, या फिर विदेशी बाजारों में लिस्टिंग को लेकर रिलायंस जियो पर कोई बड़े डेवलपमेंट आते हुए दिखे। ये 3-4 ट्रिगर्स आगे रिलायंस के लिए होंगे। ये जब तब आएंगे तब स्टॉक की परफॉर्मेंस और तगड़ी होगी। लेकिन हाँ, कल के सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो थोड़ी सी ज्यादा हुई, शायद लोगों की उम्मीद से ज्यादा, और उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर गया, इसलिए करेक्शन हुआ है। बट आई थिंक अब रिलायंस मार्केट परफॉर्मर रहेगा, और अगर जो लोग सोचते हैं कि बहुत कमजोर हो जाएगा वो भी गलत है, और जो तेजी की स्पीड थी अब वो भी थमती हुई नजर आएगी। तो एक सीमित दायरे में अब रिलायंस को आप थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत नेगेटिव है, और जो ज्यादातर पॉजिटिव्स हैं वो प्राइस में आ चुके हैं। अब फ्रेश ट्रिगर्स और चाहिए 2000 के पार ले जाने के लिए रिलायंस को। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही रिलायंस की चाल। और जहां तक आईटी स्टॉक से पार्टिसिपेशन का सवाल है सर, कल बैंक्स में क्या हुआ? जो एक्शन बैंक्स में हमने देखा, तेजी में भी पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया और फिर गिरे भी काफी तेजी से। अब बैंक्स की चाल कैसी रहेगी? ये कमजोर है दीप, और एक्चुअली है ना, ये पहले से गिरने को तैयार होना है। मतलब अच्छा चलिए, रिलायंस की तो एजीएम थी और वहां प्रॉफिट बुकिंग आ रही, तो समझ में आता है कि लोग इतना समय से लेकर बैठे हैं और आज के दिन प्रॉफिट बुक करना है। और एक्चुअली आप देखिए, रिलायंस की प्रॉफिट बुकिंग का समय भी एग्जैक्टली 2 बजे से शुरू हुआ जब एजीएम शुरू हुई, राइट। इसका मतलब क्लियर कट कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सही समय पर पहले से खरीद के रखा है और उन्हें पता है कि हमें कब बेचना है। हमें आप 2 तरीके से बेचते हैं, मैं इस दिन या इस समय बेचूंगा या इस भाव पर बेचूंगा। तो ये क्लियर कट था कि एजीएम शुरू होगी और हम बेचेंगे, तो वो वाला एक्शन आपने देखा। लेकिन बैंक का क्या? बैंक पहले से कमजोर होना शुरू कर रहे हैं, इस डर से कि रिलायंस कमजोर होगा, ये पहले से गिरना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है दीप कि बैंक्स कमजोर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है, रिलायंस के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए आपको गिरावट की शुरुआत हाई बीटा होने की वजह से भी, और जब से पिछले हफ्ते के अंत में, नहीं सॉरी, इसी जो अभी हफ्ता गया है, इसके अंत में जब आरबीआई गवर्नर साहब ने जो संकेत दिए एनपीए में बढ़त के, और साथ ही मोरेटोरियम को एक्सटेंशन करने नहीं करने को लेकर क्या कुछ होगा, और साथ ही वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वाली जो बातें चल रही है, इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक्स को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर अभी थोड़ी समस्याएं हैं। आपको इस रिजल्ट में एनपीए बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बैंक्स की 25-30% से लेके
50 से 60% तक की मोरेटोरियम बुक है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया और मैं यही कह दूं कि मैं तो मोरेटोरियम का फायदा उठा रहा हूं, मैं अभी नहीं दूंगा आपको पैसे, तो वो एनपीए होगा नहीं। और भाई मोरेटोरियम का फायदा कौन उठाता है? कोई जानबूझ के तो उठाएगा नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है वही उठाना चाहता है ना। तो ऐसे में नए एनपीए आपको इस बार के रिजल्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो कब तक नहीं दिखेंगे? 1 या 2 क्वार्टर के बाद तो वो सिचुएशन आनी है। और अगर अभी पे करने की कैपेसिटी नहीं है और अगर 3-6 महीने में नहीं आई तो ये जो डर है ये बैंकिंग शेयरों को कमजोर किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक्स अभी भी अंडर परफॉर्म करेंगे। और अगर वो फंडा अपना क्लियर है दीप, बेचना है तो बैंक बेचिए, खरीदना है तो निफ्टी खरीदिए। दोनों इंडेक्स क्लियर कट आपको दिखा रहे हैं। तेजी निफ्टी से करनी है, मंदी बैंक निफ्टी से करनी है। बहुत साफ साफ है दीप। बिल्कुल, और यही सेटअप हम आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो चलिए सर फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। आज के जो क्यूज आ रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं सर? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इंडेक्स के लिहाज से भी और खबरों के लिहाज से भी खबरें कोई अच्छी तो आ नहीं रही। चीन और अमेरिका के बीच में तनाव, अब ये तनाव का बबल कब बस्ट होगा पता नहीं, ना हो तो ना भी हो। लेकिन अभी तक तो कोई रिलीफ वाली बात है नहीं दीप। देखिए बाहें तो दोनों एक दूसरे के सामने चढ़ा रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं नहीं ट्रम्प साहब के, लेकिन बाजारों को फर्क नहीं पड़ता। बात ऐसी है कि ट्रम्प साहब के गुस्से का भी बाजार को डर नहीं है। तो अब ये ठीक है, जब तक नहीं है डर तब तक नहीं है। 4 दिनों से आप देखिए डाउ तेजी कर रहा है, हम फील नहीं कर पा रहे हैं हमारी अपनी कमजोरी की वजह से। बाकी आप देखिए 4 दिन से अमेरिकी बाजार ऊपर बंद हुए। और क्या चाहिए आपको ग्लोबल मार्केट्स में? तो आपको अपने आप से एक सवाल ये भी पूछना पड़ेगा, क्या कहीं हम ज्यादा रिएक्शन तो नहीं दे रहे हैं? अपने दुख में ज्यादा दुबले तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो कमजोर हो नहीं रहा, डाउ तो 4 दिन से ऊपर है, हम ही क्यों कमजोर हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी शायद आप कल ढूंढेंगे। आज तो एक्सपायरी है, आज तो फिर हम अपने संकेतों पर ही ज्यादा ट्रेड कर लें, लेकिन कल के बाद आपको ये ढूंढना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि 4 दिनों की तेजी के बाद आज रात को अमेरिकी बाजार ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो हमारे कमज़ोर होने को एक जस्टिफाई करने का एक कारण मिल जाए कि भाई हम जो कमज़ोर हो रहे तो ठीक थे। तो बाकी कोरोना को लेकर और अमेरिका चीन के बीच में तनाव को लेकर कहीं कोई अच्छी खबरें नहीं है। अगर दुनिया भर से अगर आपको एक अच्छी खबर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ डाउ में दिखती है, डाउ के मूवमेंट में, बाकी और कहीं दिखती नहीं। हमारे यहाँ नेचुरली कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। ये सबसे बढ़िया बात यह कि सबसे बेस्ट रिकवरी रेट पूरी दुनिया में हमारे पास में है। तो हमारे यहाँ ठीक होने वाले मामले भी और साथ ही जिन लोगों की मौत हो रही है कोरोना की वजह से, उसका परसेंटेज भी बहुत कम है, सबसे कम है। तो उस लिहाज से हम थोड़ा ये रिलीफ कर सकते हैं कि भाई ये तो फैलेगा तो है ही, इसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन कम से कम हमारे पास में रिकवरी रेट बेहतर है, लोगों का इस बीमारी से लड़ने की ताकत बेहतर है। और इसी लिहाज से इन सब संकेतों को देखते हुए, डाउ की पॉजिटिविटी को देखते हुए और बाकी संकेतों को देखते हुए और 4 दिनों की तेजी को देखते हुए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईज के संकेत मेरे न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल किए हैं, जबकि पुट कॉल रेशियो सेम है। ये भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आगे बताऊंगा। सेंटिमेंट सावधानी भरा है और ट्रेंड है पॉजिटिव। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो जानेंगे विस्तार में इन संकेतों के बारे में आगे, पर इन संकेतों को देखकर फिर रेंज क्या निकल कर आती है? किन लेवल्स पर आज बाजार का एक्शन देख रहे हैं सर? ओके, तो रेंज के लिहाज से दीप देखिए 10,475 10,550 ये आज दिन के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। वैसे तो ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, आप किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। अगर टूटा तो 10,400 10,425 फिर फाइनल आपके लिए टारगेट होगा निफ्टी पर नीचे की तरफ का। ऊपरी स्तर पर 10,700 10,750 ये रुकावट वाली जगह है, इसको पार करना मुश्किल होगा। अगर किया तो 10,800 10,850 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। कल भी आपको जो खरीदारी की राय दी थी, आखिरी टारगेट 10,825 दिया था, 10,827 का हाई बनाया। 10,800 10,850 परफेक्ट शॉर्ट जोन है, वहीं से बाजार घुमा है। बैंक निफ्टी 21,850 21,950 की रेंज शॉर्ट के लिए दी थी, एग्जैक्टली 21,950 के आसपास से घुमा है। तो बाजार रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। आइए बैंक निफ्टी 21,200 21,350 आपके लिए तुरंत सपोर्ट की रेंज है। अब फ्रेश कमजोरी तब होगी जब आप 21,200 को तोड़ के नीचे ट्रेड करते हुए दिखें। 20,800 21,000 फिर आखिरी सपोर्ट रेंज है, वो गया तो फिर गया तो 20,800 21,000 अगर यहां रुक जाए एक्सपायरी के दिन तो ठीक है दीप। अब आइए बैंक निफ्टी की हाई रेंज 21,650 21,850 ऊपरी रेंज है, जिसके पार निकलकर टिकना मुश्किल होगा। अगर हो गया गलती से तो 21,950 22,150 स्ट्रॉन्ग सेल जोन बनकर सामने आ रहा है। ये आपके लिए सारे लेवल्स हो गए।
पुट कॉल रेशियो 1.15 पर है। कल पुट कॉल रेशियो 1.14 पर था, इसलिए हमने कहा कि ये ओवरसोल्ड जोन में। और कल आपने देखा फर्स्ट हाफ में किस तरह से बाजार में शॉर्ट कवरिंग हुई और पुट कॉल रेशियो ऊपर भी आया, बाद में रिलायंस की वजह से नीचे आया। अब अगर 1.15 है तो मैं आज ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि ओवरसोल्ड है और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड। ये कल वाले दोनों शब्द के कहाँ गायब हो गए? गायब इसलिए हुए दीप कि कल और आज में एक फर्क है। कल वो वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं था। आपको एक्सपायरी के दिन डेटा थोड़े लूज करने होते हैं। एक्सपायरी के दिन ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होने में आपको पुट कॉल रेशियो में 15-20 पॉइंट का लीवे लेना होता है, तब जाकर आप डिसाइड करते हैं। तो एक्सपायरी के दिन 1.15 को मैं ओवरसोल्ड नहीं मानता। अगर यही कल का दिन होता बुधवार, तो मैं फिर कहता कि एक बार ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन जाने में अभी भी जा सकता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के दिन 1.15 पर ओवरसोल्ड नहीं, ये ध्यान में रखिए। और विक्स आपका 1% नीचे आया, न्यूट्रल सा है जी। बिल्कुल, तो एक्सपायरी की वजह से आज एक्शन थोड़ा और वॉलेटाइल हो सकता है, पर वैसे पीसीआर आपको अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन पर है। चलिए देखते हैं आज का एक्शन कैसे रहेगा सर। उसके बारे में बात करें तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तेजी या मंदी की, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 10,550 एक स्टॉप लॉस रखिए, चाहे इंट्राडे बेसिस पर चाहे पोजिशनल बेसिस पर। आपको दिन में पोजीशन काटनी है, 10,550 के नीचे अब फ्रेश कमजोरी होगी। जब तक आप 10,550 के नीचे नहीं जा रहे, तब तक आप जितने कमजोर हैं उतने ही है, फ्रेश वीकनेस नहीं है, आप में ये याद रखिए। बैंक निफ्टी 21,200 अब आपके लिए नया स्टॉप लॉस है तेजी की पोजीशन का। इसके नीचे आप और कमजोर होंगे, जब तक इसके ऊपर है तब तक जितने कमजोर हैं उतने ही हैं। शॉर्ट पोजीशन में आइए, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, कल वाला ही बदलाव है दीप। 10,725 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, कल 10,825 क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था, वहीं से बाजार घुमा है। आज थोड़ा सा 25 पॉइंट ऊपर कर दिया, एक्सपायरी को देखते 10,850 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, वो आप मेंटेन करिए। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस इंट्राडे वाला मैंने छोटा किया है, कल 21,750 था, आज इसे नीचे लेकर 21,650 कर दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैंने अभी भी नहीं बदला है, मैं आज एक्सपायरी के दिन नहीं बदलना चाहता है, बहुत दूर है। आप 21,350 21,400 पर बंद हुए यार, 22,050 के पहले स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, तो वो बात सही है। जिनको कम रिस्क रखनी है वो 21,500 का स्टॉप लॉस रख लें, लेकिन सही जो बुकिश स्टॉप लॉस है जो डेटा से निकल कर आता है वो 22,050 का आता है, बहुत दूर है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम 3 बजे 2:30 बजे जब हम वापस क्लोजिंग के वक्त डेटा डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है या नहीं। वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए आप तैयार रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल रह सकता है पक्के तौर पर, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाल जी, और थोड़े वॉलेटिलिटी के संकेत अभी ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं, तेज उतार चढ़ाव हो रहा है जहां तक डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है। पर सर, नई पोजीशंस अगर बनानी हो, एक्सपायरी का दिन है, क्या ध्यान रखना चाहिए? नई पोजीशन बनाने के लिए निफ्टी खरीदिए 10,550 के स्टॉप लॉस के साथ। आपके पास दो तरीके हैं दीप, या तो 10,550 के आसपास खरीदिए या 10,550 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए, दोनों में से आज जो आपको पसंद हो। सपोज आप गैप से अभी 28 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, देखते हैं खुलते कहाँ हैं। अगर 10,550 के आसपास खुलते हैं तो आपके 10,475 10,525 जो रेंज है ना, वो आपके लिए सपोर्ट जोन, उसमें खरीदारी करनी है। अगर आप गैप से नीचे नहीं खुलते तो 10,550 के स्टॉप से आपको खरीदारी करनी है। 10,700 10,750 10,800 3 टारगेट, ऊपर का जो 10,825 वाला टारगेट था वो हटा दिया। बाकी जिनको शॉर्ट करना है, अब शॉर्ट करने में ये प्रॉब्लम क्या है कि कहां मिलेगा मौका शॉर्ट करने का। क्या मैं 10,800 10,850 की रेंज में शॉर्ट कर पाऊंगा? तो ऐसा लगेगा मुंगेरी लाल है भाई, आप सपने देख रहे हैं, वहां पर पहुंचेगा क्या आज? कल पहुंचा ना, लेकिन नहीं सोचते हुए भी पहुंचा, इसलिए कल जो रेंज दी थी शॉर्ट करने की वो परफेक्ट थी, 10,800 10,850। आज एक्सपायरी का दिन है, कुछ ऐसा हो जाए वापस वहां पहुंच जाए, तो वहां पहुंचे तो फिर पक्का शॉर्ट करना है, लेकिन वहां पहुंचने के चांस कम है। पहले तो 10,700 ही पार कर लें। तो एक काम कर सकते हैं दीप कि आज थोड़ा सा नीचे पे ही शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, और वो लेवल 10,750 10,800 हो सकता है, वो लेवल ठीक है, वहां पर आप शॉर्ट करने की सोचें। 10,900 का स्टॉप लॉस होगा, 10,700 और 10,625 दो टारगेट के लिए आपको करनी है मंदी। ये है राय आपकी निफ्टी पर। अब आइए निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी 21,200। अब दो चीज़ें, अगर आप 21,200 के आसपास खुले तो क्या करना है, तो फिर आपके लिए 20,800 21,000 वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करने की सोचनी है। सीधा 21,200 के आसपास या नीचे खुले तो नहीं, तो अभी आपका 21,200 स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर का 21,500 21,650 750 850 और 950, ये अलग अलग टारगेट्स हैं, और कल भी ये सारे आपको टारगेट्स मिले। फाइनल टारगेट 21,950 का, वहाँ हम पहुंचे भी 21,935 का, कल हमने हाई बनाया है। शॉर्ट करना चाहते हैं 21,850 21,950 रेंज। अब मुझे नहीं पता वहाँ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो ड्रीम सिचुएशन लेकर चलता हूँ, मिले मौका तो बहुत बढ़िया, छोड़
छोड़ना नहीं है, कल भी मौका मिला। अब दिक्कत यही होती है दीप कि इस तरह के बाजार में जब मौका मिलता है ना, 21,935 का कल हाई बनाया, उस समय कितने लोगों को लग रहा था कि बाजार कमज़ोर हो सकता है, बहुत कम लोगों को, इंक्लूडिंग मी। मतलब मुझे भी रेंज दिखती है, डेटा दिखता है, लेकिन ये भी तो डर रहता है। आज एक्सपायरी का, आज रिलायंस के एजीएम का दिन है, आप पहले 21,950 पे पहुंच गए, 10,825 पे बैंक निफ्टी पर पहुंच गए, और रिलायंस ने कुछ बड़ा धमाका कर दिया तो सीधा वो रिलायंस 2,000 के पार हो जाएगा और निफ्टी आपका 11,000 की तरफ बढ़ गया, तो वो डर हमेशा रहता है और रहेगा भी, रहना भी चाहिए। अब उसी में आपकी ट्रेडिंग स्किल है कि कब बाजार आपको यू टर्न दिखा रहा है। जब रिलायंस ने यू टर्न दिखाना शुरू किया, उस वक्त आपका ट्रेड अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर आपने वो लेवल पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा मिस कर दिया। लेकिन होता है, अब ये मार्केट है। लेकिन चिंता न करें, हर रोज 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। आज मौका नहीं मिला, मिस कर गए, कोई बात नहीं, कल मिलेगा। आज आपने क्या मिस किया उससे कुछ सीख लीजिए, अगर सीख लिया तो अगली बार ऐसी सिचुएशन आई तो उसमें काम आएगा। तो अब सिंपल यही है कि आपको कहाँ बेचना है, इसके लिए आपको ढेर सारी चीज़ें देखनी होती है, खाली एक लेवल के हिसाब से नहीं, उस समय का बाजार का मूड, माहौल और ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल, और आज क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा और वॉलेटाइल एक्शन रहेगा। सर, मार्केट्स ऊपर जाए ना जाए, जो बैन में स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट रोज बढ़ रही है, अब 10 स्टॉक्स आ गए हैं बैन में। थोड़े दिन बाद है ना, मतलब अभी वो मतलब है ना कि कल मैं परसों में व्हाट्सएप पे एक, आजकल है ना कभी कभी जब फुर्सत मिलती है तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले जाता हूँ, तो उसमें बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज मैं कल मैं परसों क्या पढ़ रहा था, हाँ, कि अब धीमे धीमे ना उन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा जिनको कोरोना नहीं है। वैसी सिचुएशन हो रही है जिस तरह से लोगों को फैल रहा है, तो भाई इन लोगों को अलग कर दो, जिनको नहीं है, जिनको है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वैसे ही हाल है कि अब थोड़े दिनों बाद ऐसा ना हो कि हमको लिस्ट ऐसी बनानी पड़े कि कौन से स्टॉक बैन में नहीं, आज बता दो, बाकी सारे बैन में। 9 स्टॉक ऑलरेडी बैन में, 10वां आज L&T फाइनेंस और आ चुका है। इसका मतलब क्लियर कट है, अब एक्सचेंजेस और सेबी के लिए ये वक्त आ गया है कि जो मार्च की मंदी के वक्त उन्होंने एक लिमिट रखी थी कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को आधी कर दी जाए, और उसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स बैन में घुस रहे हैं। अब उस लिमिट को हटा देनी चाहिए, पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आइए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो पहले थी, उसको जो 50% किया था, वापस बैक ले आइए। तेजी का मार्केट है, अभी कोई ऐसी कोई सिस्टमेटिक रिस्क तो है नहीं। भाव की रिस्क तो हमेशा बाजार में रहती है, ऊपर और नीचे। खाली आपको जो एक वो रिस्क थी वो अब अगर लगता है एक्सचेंजेस को कि हट गई है या फिर परमानेंटली रखना है, तो फिर तो एक बात ही अलग है। आई थिंक इस वजह से स्टॉक्स ढेर सारे बैन में जा रहे हैं। बाकी इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अदरवाइज बैन में नहीं जाते, लेकिन अभी पोजीशन लिमिट कम अलाउ है, इस वजह से स्टॉक्स बार बार बैन में जा रहे हैं। तो अब उसको कम कर देने की, उस रेस्ट्रिक्शन को हटा देने की जरूरत है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, मुश्किल होती है कभी कभी क्योंकि कुछ हाई बीटा नेम्स हैं जिन पर अब कॉल्स लेना भी मुश्किल हो रहा है बैन की वजह से। पर सर, जो आज के संकेत हैं, फाइनली हम देख रहे हैं कि एफआईआई एक्शन नेगेटिव से आपको थोड़ा न्यूट्रल होते हुए दिखाए, किस वजह से ये हुआ है? और साथ ही जो वायदा कारोबार के संकेत आपने पॉजिटिव से न्यूट्रल करे हैं, क्या एक्सपायरी की वजह से है या कोई और भी वजह है? दीप, उसकी वजह यह है कि देखिए, कल जो कुछ हुआ है ना, एफआईआई के आंकड़ों में बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, 222 करोड़ के ही बेचे, पहले ये ज़्यादा बेच रहे थे, तो अब थोड़ा सा कम बेचा है। बड़े दिनों बाद छोटा आंकड़ा है, तो मुझे थोड़ी सी रिलीफ वहाँ लगी। दूसरी रिलीफ मुझे लगी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1590 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईआई ने, ठीक है ना, तो ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, 139 करोड़ का खरीदा है, तो स्टॉक्स में एक्शन कम रहा है। कल 3-4 दिनों तक अच्छी तेजी होने की वजह से अमेरिकी बाजारों में जो कुछ एफआईआई को लगेगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है, नीचे का लेवल भी आए तो थोड़ा काट लेते हैं, बस उतना ही है। लेकिन घरेलू फंड अभी भी मूड में नहीं आ रहे हैं, उनको कमजोरी में भी खरीदना नहीं है। 899 करोड़ की बिकवाली कल फिर से की है, 900 करोड़ की, तो घरेलू फंड्स के डेटा नेगेटिव है, एफआईआई के डेटा न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी बड़े, मैंने दिल पे पत्थर रख के बोला, मुझे तो अभी भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं। कहीं अभी 1-2 दिन तो भाई खरीदो, उसके बाद देखेंगे हम मूड बदलें कि नहीं बदलें। एक दिन से तो मैं कभी डेटा में है ना परिवर्तन लाता ही नहीं। तो देखते हैं एफआईआई के डेटा किस तरह के होते हैं, और आज के डेटा तो वैसे भी एक्सपायरी के होंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नजर रखेंगे। कुछ अहम लेवल्स जो ध्यान में रखने चाहिए एक वायदा कारोबार के संकेत देखकर? देखिए, पहली चीज तो ये कि क्या 10,800 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना है? जवाब है ना।
ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आप कहाँ ऊपर नहीं जा सकते। अब उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आप भी कहेंगे अनिल जी 10,600 पे तो है, 10,800 की तो क्या बड़ी बात है। लेकिन बात यही है दीप की 10,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 45 लाख शेयरों का पुट कॉल्स में, वो पार नहीं होगा। उससे पहले आपको ताकत का अंदाजा तभी मिलेगा। फिर आपको याद है कल सुबह मैं बोला था 10,701 से पहला पॉइंट गिनिएगा, आज भी वही हाल है, 10,700 से ही आपको पहला पॉइंट गिनना है। 10,700 के कॉल पर 24 लाख शेयर खड़े हैं, तो जब तक आप 10,700 पार नहीं करते तब तक तो आप मजबूत है ही नहीं किसी भी हिसाब से। अगर आप 7500 पॉइंट बढ़ भी जाए ना, तब भी 10,700 के पार से ही मजबूत दिखेंगे। अब आपके लिए तुरंत बड़ा सपोर्ट 10,600 का है, 10,600 पर 20 लाख शेयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं है ना 10,600 10,700 की रेंज में वक्त बिताने की कोशिश शुरुआत में निफ्टी कर सकता है। बाद में अगला अहम सपोर्ट 10,500 का आता है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज की एक्सपायरी के पुट में। एक ही चीज़ दीप जो अच्छी दिख रही है वो ये कि पुट में पोजीशन कम है, 10,500 पर 22 लाख, 10,600 पर 20 लाख, 10,700 पर तो सिर्फ 11 लाख शेयर है। इसका मतलब ये है दीप की कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है, शॉर्ट्स तो बने हैं, वो मार्केट का खराब मूड दिखाते हैं। अगर किसी भी वजह से बाजार घूमे तो शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी आ सकती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो और वो शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब 10,700 के पार निकलकर आप टिकेंगे। तो जब तक आप 10,700 के पार नहीं निकलते हैं तब तक आप मंदी में हैं। 10,700 के ऊपर निकलेंगे तो पहला संकेत आपको तेजी की तरफ आता हुआ दिखेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन लेवल्स पर। बैंक निफ्टी पर कोई अहम लेवल सर? बैंक निफ्टी में हाँ देखिए 21,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आज की एक्सपायरी वाला, ठीक है ना। तो वो अब फ्रेश कमजोरी 21,200 पहले तोड़े, उसके बाद 21,000 और 20,800, ये तीन लेवल 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट आपका हो गया। क्लियर है, तो 21,000 पहला अहम सपोर्ट है, 8 लाख शेयर वहां पर है। 22,000 आपसे पार नहीं होगा, सेम 10,800 की तरह 22,000 पर 10 लाख शेयर है, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 1,000 पॉइंट की आपकी रेंज हो गई, 21,000 22,000। 21,500 पर लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट है 4 से 5 लाख शेयरों का पुट और कॉल में। तो अब आपको तेजी गिननी है बैंक निफ्टी में, तो 21,500 से गिनी, यानी कि 150 पॉइंट आप बढ़ जाएं। कल बंद हुए हैं आप बैंक निफ्टी पर 21,340 पर, तो 160 पॉइंट बढ़ भी जाते तो आप तेजी में नहीं हैं, ये चीज समझ लीजिए। 21,500 से गिनना है तेजी, 10,700 से गिनना है तेजी, ये क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपको ट्रेंड व्यू पता चले। 50 पॉइंट ऊपर देख के खुश मत हो जाओ। 10,700 से गिनिएगा तेजी, 21,500 से गिनिएगा तेजी, ये सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखिए। जी दीप। ओके, तो ये है कुछ अहम स्तर जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। चलिए अब जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। लेकिन बात वही है कि खुले गए गैप से 13% एडीआर ऊपर बंद हो रहा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर है, गाइडेंस भी बढ़िया है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो विप्रो के बाद इन्फोसिस आज का स्टार परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन कल काफ़ी तेजी ऑलरेडी हुई है 6-7% की, तो उतनी ही बाकी है, और हो सकता है 13-14% कल और आज का मिला के अगर तेज हो जाए 15%, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि इस कोरोना के माहौल में फंड्स को भी तो सेफ स्टॉक चाहिए, ऐसे शेयर चाहिए जिनके ऊपर कोरोना से असर कम से कम पड़े। आज एक चीज़ मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम करना है, रिमोट लोकेशन से काम करना है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं हो सकता है तो आईटी में ही हो सकता है। खाली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को छोड़ दें, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, पहले से ही करते हैं, तो इनके लिए बिजनेस पर जो असर है वो भी कम पड़ रहा है। उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ खरीदारी का एक मौका बन सकता है। 850, 860, 875, ये तीन टारगेट के लिए इन्फोसिस में आप खरीदारी कर सकते हैं 825 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो ये है आज का स्टॉक ऑफ द डे। आज आईटी कंपनियां और स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनियां फोकस में रहेगी। और दीप एक चीज़ बताना चाहता हूं, अभी वरिंदर बंसल तो जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में रिजल्ट्स का विश्लेषण करने के लिए, लेकिन वो 10:15 बजे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज एक खास रिसर्च वो लेकर आएंगे 10:15 बजे, और वो बताएंगे ये कि कौन सी मिड कैप आईटी कंपनी डेटा, रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया नजर आती है। तो वो पूरी मिड कैप आईटी कंपनी की बैलेंस शीट को रिसर्च करके आपके सामने रखेंगे कि इनमें कौन सी सबसे बेहतरीन है, वो मिस मत करिएगा। बहुत बढ़िया रिसर्च आपको मिलेगी, फंडामेंटल रिसर्च डेटा के दम पर 10:15 बजे। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा, शानदार रिसर्च मिलेगी आपको आज आईटी कंपनीज पर, और वैसे भी आज सेक्टर आपको फिर से फोकस में दिखेगा। चलिए देख लेते हैं कि आज और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी ढेर सारा है। मानसी, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, पहले आप बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ अहम स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजे आज कैश स्पेस में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सायंट, आदित्य बिरला मनी और बजाज कंज्यूमर के पहली तिमाही के आएंगे। वीएलएस फाइनेंस के चौथी तिमाही के नंबर्स आते दिखेंगे। इसके अलावा वोडाफोन मामले पर आज अगली सुनवाई होने जा रही है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था। इसी मामले पर आज अगली सुनवाई होने वाली है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस राइट्स शेयरों की लिस्टिंग आज होगी। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी जानकारी या प्रश्न हैं जो कि निजी कंपनियों को पूछने हैं, वो पूछने की आखिरी तारीख आज है। सरकार 21 जुलाई को प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक पहली प्री बिड मीटिंग करेगी और उससे पहले जो भी सवालात हैं निजी कंपनियां आज पूछ सकती हैं। इनियोस ट्राइल्यूशन आज से शेयरधारक डीलिस्टिंग के लिए बोलियां देना शुरू करेंगे। 22 जुलाई तक लगा सकेंगे यहां पर बोलियां शेयरधारक। और ऑफर की अगर बात करें, करीब 43 लाख शेयर्स की साइज और फ्लोर प्राइस 419 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। क्लैरियंट केमिकल्स कंपनी ने 140 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया था। यह आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कल एल&टी इन्फोटेक के नतीजे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन को अगर छोड़ दें तो नतीजे फ्लैट ही देखने को मिले हैं। कंपनी के आय में 2.1% की गिरावट देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू 4.8% गिरते हुए दिखे हैं। वहीं मार्जिन 16.7% से 17.4% पर जाते हुए दिखे हैं। लेकिन मुनाफा जो है करीब 2.5% तक गिरा है। 426 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 416 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। रोजारी बायोटेक आईपीओ पर अपडेट है। शानदार रिस्पांस कंपनी को मिलता हुआ दिखा, आईपीओ को मिलता हुआ दिखा। आखिरी दिन आईपीओ करीब 80 गुना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है और 23 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस आपको करना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स हैं जो पूजा के पास है। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत पहले येस बैंक के एफपीओ के अपडेट से कर लेते हैं। पहले दिन ही ये जो एफपीओ है 24% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी हिस्से की बात करेंगे तो करीब 66% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एनएचआई का हिस्सा 4% और रिटेल हिस्सा 9% सब्सक्राइब हुआ है। अब कुछ खबरों की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। नॉर्वे सरकार से कंपनी को ऑर्डर मिला है और इसमें करीब 2 इलेक्ट्रिक फेरी बनाने का ये ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी ने ये जो ऑर्डर है इसका अमाउंट डिस्क्लोज फिलहाल नहीं किया है, लेकिन जो ऑर्डर मिला है इसके चलते आज आप इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। गेटवे डिस्ट्री पार्ट्स 20 जुलाई को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू के प्राइस और रिकॉर्ड डेट पर चर्चा होगी। राइट्स इशू का ऐलान कंपनी ने पहले कर दिया था जिसमें कि 150 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। GERTND, यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने 2.35% की हिस्सेदारी खरीद ली है और हिस्सेदारी अब बढ़कर 4.7% से 7.06% हो चुकी है SBI म्यूचुअल फंड की। और आखिर में बात करते हैं कार्बोरंडम यूनिवर्सल, यहाँ पर भी खरीदारी हुई है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। 14 जुलाई को करीब 1.82 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है और हिस्सेदारी बढ़कर यहाँ पर 7.15% हो चुकी है। वो तमाम खबरें जहां पर आज एक्शन दिखेगा, लेकिन एक्शन दिखेगा ढेर सारी रिपोर्ट्स के दम पर जो आई हैं रिजल्ट्स वाले शेयर में और कुछ और भी। आशीष है हमारे साथ तैयार इस वक्त। आशीष के लिए बिगुल FIR का। आशीष भी सोचते होंगे बिगुल भी क्या बनाया है, FIR। ओके, लेकिन आशीष FIR का फुल फॉर्म आपको तो पता ही है, तो चिंता न करें। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिसर्च रिपोर्ट्स जो आपके सामने आशीष रखते हैं हर रोज की तरह। बताइए आज रिपोर्ट्स किस पर आई? दमदार रिपोर्ट्स है कुछ आपके पास? इन्फोसिस है अनिल जी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज के लिए अगर देखेंगे तो इन्फोसिस पर आती हुई देखिए, नतीजे तो बेहद अनुमान से बढ़िया देखने को मिले थे। एंड ब्रोकरेज हाउस का भी अगर आप देखें तो भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने ये हाईलाइट किया कि ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में गाइडेंस देना पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने आप में बड़ी बात होगी, जिसके चलते आप देखें तो CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 860 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। सिटी ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 825 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। नोमिरा ने रेटिंग को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी, लक्ष्य बढ़ाकर 975 कर दिया है।
सिर्फ एक यूबीएस ऐसे नजर आ रहे हैं अनिल जी, अगर आप ब्रोकरेज हाउसेज में जो देखें तो ये थोड़े से नेगेटिव है क्योंकि इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी 810 के लिए। वहीं मैक्वारी अगर आप देखें तो 750 से लक्ष्य बढ़ाकर 910 कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके ये बता रहे हैं कि अब जो टीसीएस और इन्फोसिस के वैल्यूएशन के बीच में जो गैप होता है, अब वो गैप भी आपको घटता हुआ नजर आएगा। और इन्फोसिस अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टीपल जो है वो 20x से बढ़ाकर 23x के आसपास कर दिए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कल एजीएम हुई थी, उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। कहीं पर भी अगर आप देखें तो बड़ा कुछ भी रेटिंग या टारगेट प्राइस में बदलाव नहीं किया है। सीएलएस से खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 1753 रुपए के लक्ष्य के लिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे, क्योंकि कल देखें तो 1842 की क्लोजिंग है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं 1940 रुपए के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि इनकी जो रिटेल कारोबार है इसमें आगे आने वाली तिमाहियों में कुछ बड़े ग्लोबल निवेशक जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2 पॉइंट्स नेगेटिव हाईलाइट किए गए। सबसे पहला कि टेलीकॉम इन्वेट मोनेटाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं हुआ एजीएम के अंदर, और दूसरा इतनी बड़ी विस्तार योजना है जिसके चलते हो सकता है कि कई सालों तक देखने को मिले कि कैश फ्लो नेगेटिव हो। बंधन बैंक, यहाँ पर भी एक रिपोर्ट आई है, क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 360 रुपए के लक्ष्य के लिए। और फेडरल बैंक पर भी फोकस रहेगा क्योंकि नतीजों का इंपैक्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है सिटी ने 70 रुपए के लक्ष्य के लिए। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में मामूली 1 से 2% की बढ़ोतरी की है। लेकिन यूबीएस जो है फेडरल बैंक पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 45 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि एसएमई कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर होने के चलते आगे जाकर हो सकता है कि असेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिले। भारतीय इंफ्राटेल पर रिपोर्ट आई है, सीएलएसई की खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 265 रुपए के लक्ष्य के लिए। 205 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल कैश फ्लोज है, 8% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि स्टॉक को आकर्षक बनाता है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए आइशर मोटर्स पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है। आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 22,280 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि क्षमता विस्तार के साथ हम देखेंगे कि मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको एक्शन दिखने वाला है। ढेर सारी रिपोर्ट्स और एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल पिक ऑफ द डे का। और शुरुआत करते हैं बंसल जी के साथ। गुड मॉर्निंग सर। और हमेशा भरपूर नोटा का इस्तेमाल करने वाले बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बताइए आज क्या करेंगे, बाय सेल और नोटा? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी नोटा नहीं करूंगा, पिक दूंगा अनिल जी। लेकिन मुझे अगर पहले से मालूम होता कि आज आप शो स्टूडियो से करने वाले हैं तो कुछ ज्यादा मेहनत करके, कुछ ज्यादा खोजबीन करके कोई सुपर डुपर पिक निकाल के लाता। तो मुझे तो अनिल जी अभी सुबह सुबह पता चला, देखा मैंने आपको स्टूडियो में है, तो वो सुपर डुपर पिक तो नहीं, एक नॉर्मल पिक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदने की राय है 2230, 2230 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2357 के टारगेट के लिए लीवर को लेने की राय है। तो 2 चीजें, पहली चीज तो ये आप निश्चिंत रहे, भले मैंने पहले बताया नहीं, स्टूडियो में आ गया, लेकिन बचे हुए दिन में मैं आपसे और मेहनत करवा लूंगा, आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहे। और दूसरी बात, कल मैं फिर से स्टूडियो में हूं, उस हिसाब से कल आप तैयारी करके आ जाना। नहीं भी रहा तो क्या, आपको तो पिक देनी है, दे दीजिएगा। तो सिंपल चीज है, आप अपनी तैयारी दोनों ही तरीके से पूरी रखें, आज दिन के लिए भी और कल के लिए भी, ठीक है ना? डन डील। आइए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आपको सूट और टाई में देख करके अनिल जी ये एहसास हो रहा है, देखिए हम लोगों ने शर्ट पहनी हुई है, तो ये टाइलेस थर्सडे की जो परंपरा आपने शुरू की है, कहीं इसको रोक तो नहीं दिया? नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडियो में आने की वजह से है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि तैयार हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है। नहीं तो अच्छा तैयार भी होते तो वो आधे ही होते हैं, ऐसे ऊपर से ऊपर इतना ही तो दिखेगा। मतलब आज ऐसा लग रहा है वाकई में कि मतलब है ना, जिंदगी जी रहे हैं एकदम। मतलब ऐसे वो होता है ना, अच्छे कपड़े पहन के आपको जो फीलिंग आती है, अच्छे माहौल वाली जो फीलिंग आती है, स्टूडियो की लाइट्स है, अब वहाँ पे एक बल्ब के सामने बैठ के आप शो करते हो, यहाँ पे 10-10 लाइट है, तो मजे ही अलग है। मतलब लाइफ तो लाइट कैमरा एक्शन ही है, क्यों कुणाल जी? अनिल जी आप लग भी आज बहुत सजीले रहे हैं, तो मेरी ओर से आपको अनिल जी कॉम्प्लीमेंट है सवेरे। थैंक यू सर कि आज आप काफी सजीले लग रहे हैं। देखिए थैंक यू सर, थैंक यू। कुणाल जी बताइए अपनी बेहतरीन पिक आज की। मेरी खरीदारी की राय है जी। अनिल जी खरीदारी की राय है, कल भी मैंने और राकेश जी ने ऑरो फार्मा पे खरीदारी की राय दी थी, उसी को दोहरा रहा हूँ। एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखा गया है, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, तो ऑरो फार्मा को खरीदें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 618 रुपए पर 618 पर रखें
ऊपर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 680-685 के लेवल्स दिखाएगा, तो 680-685 के टारगेट के लिए औरो फार्मा में खरीदारी कराएं। तो 818 पे लगा दें स्टॉप, 618 थोड़ा दूर हो जाएगा। माफ कीजिए अनिल जी, हाँ 880 अनिल जी ओके, 818 पर स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट कितना 880 और 885 का। कुणाल जी मैं कोई मौका छोड़ता नहीं। 885। अच्छा, क्या कभी भी है ना, जब भी लूज बॉल मिले थोड़ी सी मतलब जहां पे आप 2-3 स्टेप बाहर निकल के उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार सकते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। क्रिकेट खेलने से यही चीज समझ में आई है कि अच्छी बॉल आपके हाथ में आए उसका इंतजार करो, और आप तो फिर भी कम। बंसल जी मुझे कभी कभी बीच बीच में लूज बॉल दे देते हैं, तो बंसल जी इसलिए मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, बंसल जी कुछ कहना भी चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे को अच्छा क्या लगा, एक तो अनिल जी आपको अच्छा लगा, आप तैयार होके आए। अनिल जी अच्छा क्या लगा, देखिए हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, बट बाहर जाते हैं तो चाय पानी कुछ नहीं लेते हैं। और अनिल जी खास बात क्या है अनिल जी आपकी, आज आप स्टूडियो में आए हो। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैंने सुना था अनिल जी आपकी आवाज को आप चाय के लिए ऑर्डर कर रहे थे। तो अनिल जी ये जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कि जो भरोसा होता है बाहर जाके, मतलब कि स्टूडियो में जाके आप चाय भी पी रहे हैं। अमूमन आदमी ऑफिस जाता है, किसी के ऑफिस जाता है तो चाय पानी को हाथ भी नहीं लगाता है। तो अनिल जी ये सब देख के ना फील गुड फैक्टर आता है, हीमोग्लोबिन अनिल जी मेरा बढ़ता है, मेरा तो बढ़ता है अनिल जी, आपका तो बढ़ता ही होगा और बाकियों का भी बढ़ना चाहिए, इसलिए अनिल जी इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं इस मामले में एक चीज़ बताना चाहता हूँ बंसल जी, चूंकि बात निकली है जी बिजनेस की, हमारी जो टीम है बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से काम करे। स्पेशली वो सारे लोग जो स्टूडियो में आ रहे हैं, हम लोग तो घर में बैठकर आराम से अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये लोग रोज आ रहे हैं। लेकिन एक सबसे दो चीज़ों के लिए इनकी बड़ी तारीफ करनी। एक तो ये कि इतनी रिस्क लेकर, और रिस्क ऐसा नहीं खाली स्टूडियो में या ऑफिस में आने की, आते जाते वक्त पूरे रास्ते भर में कहाँ कहाँ आप आते हैं जाते हैं, वो सारी चीज़ों की रिस्क होती है। और दूसरा ये कि आने के बाद और रास्ते में पूरे इस दौरान में जिस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी वो अपनी रखते हैं, जिस तरह से पूरा सैनिटाइज करना, ध्यान रखना, इधर उधर टच ना करें, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो जो काम हमारी टेक्निकल टीम कर रही है, कैमरामैन कर रहे हैं, अमेजिंग है, कमाल है। उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मतलब मैं दिल से कह रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि वाकई में हमारी पीसीआर की टीम, हमारे टेक्निकल स्टाफ, कुछ प्रोड्यूसर्स जो लगातार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कि हमें कोई जबरदस्त, दिल से कर रहे हैं और सामने से पूछते हैं कि सर हमें ऑफिस आना है क्या। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बढ़िया टीम मुझे मिली और इतना बढ़िया काम, और स्पेशली कोरोना के दौरान तो बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो इन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आइए वागले साहब से लेते हैं उनकी अब बेहतरीन पिक। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं बाय करके चलूंगा जुबिलेंट फूड्स। 1721 का बंद है, 1721 का, 1701 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1% का, और 1764 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आज और कल में आने चाहिए। ओके, 1720 के आसपास कल जुबिलेंट फूड बंद हुआ है, यहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। विकास जी गुड मॉर्निंग सर। बता दो सर जरा आपके सारे पिक्स जितने सब एक साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक तो जब सुबह आपको और दीपांशु को, मैं एक्चुअली घर से निकल चुका था, फिर ऑफिस में आके जब आप लोगों को सूट पे देखा तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने फिर ऑफिस में, चूंकि मेरे अरेंजमेंट है तो मैंने भी सूट पहन लिया। काफी दिनों से मैं भी मिस कर रहा था तो मैंने भी आज सूट पहन लिया उसी चक्कर में। बहुत ही बढ़िया। और दूसरा, आज अनिल जी बाजार में दो ही चीज के चर्चे हैं। एक तो है इन्फोसिस का स्टॉक जो कि कल 13-14% यूएस में ऊपर खुला है, तो उस तर्ज पे आज सुर्खियों में रहने वाला है। और दूसरा जो आपका प्रोग्राम 11 बजे आने वाला है, ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2, ये जो आपने पहला पार्ट किया था बहुत ही एक सराहनीय काम किया था, हजारों लाखों दर्शकों को उसका फायदा हुआ। और उस माहौल में किया जब लॉकडाउन क्या था, कर्फ्यू जैसा माहौल था, और उस दौरान आपने ऑपरेशन पार्ट 1 किया था और मैंने आपको उसके बाद पर्सनली कॉम्प्लीमेंट भी किया था। तो हेड्स ऑफ टू यू, और बेसब्री से सबको इंतजार रहेगा 11 बजने का और इस प्रोग्राम को देखने का। और जहां तक आज के बाजार पे या मेरी पिक्स का सवाल है, तो अगेन जो स्टॉक ऑफ द डे तो इन्फोसिस रहने वाला है और स्टॉक आज 5-6% खुलेगा ऊपर, तो मैंने उसी को एक्सट्रापोलेट करते हुए एचसीएल टेक वुड बी माय पिक ऑफ द डे टुडे। मुझे लगता है कल एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं और विप्रो और इन्फोसिस के नतीजे देखने के बाद आई एम कन्विंस्ड कि एचसीएल टेक वुड आल्सो सरप्राइज द मार्केट। और मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का लक्ष्य रहेगा 640 रुपए का। इसके अलावा दो और स्टॉक F&O स्पेस से मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। एक तो रहेगा भारतीय एयरटेल,
ये स्टॉक 590-95 के लेवल पे परसों सभी के रडार पे था, बट जैसे आप बोलते हैं चारों इक्के जब मिल जाते हैं तो स्टॉक चलता नहीं है, वही इसके साथ हुआ और ये स्टॉक कल गिर के 560-61 के आसपास बंद हुआ। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लेवल है इस स्टॉक को अब अक्यूमुलेट करने का। इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक रहेगा मेटल स्टॉक, जो कि मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, और आज सुबह जो चाइना के जीडीपी नंबर्स आए उसको देखते हुए भी प्लस मेटल स्टॉक्स में जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है वहां पे आज तेजी रह सकती है। तो वहां से मैंने जिंदाल स्टील एंड पावर को पिक किया है। ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए जेएसपीएल, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है विकास सेठी साहब की तरफ से। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। तो रिजल्ट्स तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है, वरिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो अगर कुछ अच्छे आए तो बताओ, हम शुरुआत तो अच्छे से ही करें, नहीं होगी तो फिर आप तो वो फुस, वीक, कमजोर, वॉश आउट, बहुत सारे आपका अलग अलग शब्द है जिसका आप इस्तेमाल करते हो, तो हमें बात फिर देखना पड़ता है। वॉश आउट, फुस, वीक तो मतलब वो है ना, मतलब सबसे बढ़िया चीज है कि इसका मतलब है ना, आप रिजल्ट पढ़ते नहीं है, आप डेटा देखते नहीं है, आप उनको जीते हैं, इमोशंस में लाते हैं, तब ये शब्द निकल कर आते हैं और तभी इतनी बेहतरीन रिसर्च निकल कर आती है। तो कलिए शुरुआत बताइए, अच्छा कुछ है आज? हाँ सर, तो मेरे अभी सॉरी गोइंग ऑफ द ट्रैक, अभी रोजारी बायोटेक का आईपीओ देखा जिसका 500 करोड़ का इशू था और उसका डिमांड सर 40,000 करोड़ का आया। तो उसी में एक लाइन याद आया कि जो नई नई दुल्हन है ना वो सबको अच्छी लगती है। एब्सोल्युटली तो उस तरीके से एनीवेज कमिंग टू रिजल्ट सर, जैसे आप और आपके सब जो एनालिस्ट आए हैं वो सब बोल रहे हैं आज आईटी का दिन ही होगा, बिकॉज जो हमने नंबर्स देखे इन्फोसिस से, कल विप्रो से, एचसीएल अभी आने वाला है। तो आई थिंक टोटल फोकस विल बी मिड कैप आईटी टुडे आफ्टर इन्फोसिस। सो जैसे आपने बोला 10:15 बजे हम वो करेंगे रिजल्ट्स पे सर। जो अच्छे नंबर आए हैं जो मुझे अच्छे लगे वो जीटीपीएल हैथवे है, एक कंपनी है जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, उसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सेल्स कुछ 11% ऊपर थी, एबिटा 14% ऊपर था और प्रॉफिट 40% ऊपर था। मार्केट कैप 800 करोड़ 830 करोड़ है। आई थिंक स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लो से 52 वीक लो से अभी भी 23% लो है, 52 वीक हाई से 7-8 टाइम पे ट्रेड करता है सर, सो एक्सपेंसिव नहीं है। प्राइस टू बुक 1 पे ट्रेड करता है, अगेन एक्सपेंसिव नहीं है। डेट इक्विटी 0.5 है, आरओसी 16% है। बट ओनली थिंग इज कि सर जब ये रिलायंस है तो रिलायंस के होते होते हाउ सम ऑफ द स्मॉलर प्लेयर्स विल बी सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग, दैट हैज ऑलवेज बीन द क्वेश्चन मार्क, किस तरीके से रहेगा। सो ये एक ही एरिया में फोकस्ड है, सो दैट इज वन थिंग व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। फुस में 2 नंबर्स आए हैं सर, रिजल्ट्स कम आए थे तो हमने सिर्फ कंपनीज वही उठाई हैं जो 100 करोड़ से एटलीस्ट मार्केट कैप ऊपर है। फुस में सर एक एंड्री यूलिन कंपनी है, अगेन कुछ हैं लोग जो डाइवेस्टमेंट के नाम पे या कुछ लैंड स्टोरी के नाम पे स्टॉक को चलाते रहते हैं। 650 करोड़ का मार्केट कैप है सर। लास्ट 5 क्वार्टर में 4 क्वार्टर इसने एबिटा लॉस दिया है। इस बार भी एबिटा लॉस 35 करोड़ था कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 12 करोड़। नेट लॉस भी रिपोर्ट किया है और 2% का आरओसी है सर, 2% का आरओसी है। नंबर्स कभी आ नहीं रहे हैं, बट प्लीज डोंट गेट इनटू दोस न्यूज ऑफ कि ये बेच देगा, वो बेच देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ओनली अर्निंग वाइज इफ यू हैव टू सी, नंबर्स नहीं आए हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है एक मिंडा कॉर्पोरेशन, बट बिकॉज ऑफ कोविड दे हैव बीन हिट इन दिस क्वार्टर एंड रियली बैड नंबर्स दिस टाइम। इसका सेल्स 10% नीचे था, एबिटा 53% नीचे था, 5% मार्जिन रह गए हैं फ्रॉम हाई ऑफ 11%। और इस बार नेट लॉस रिपोर्ट किया है 300 करोड़ का। स्टॉक स्टिल डाउन अराउंड 50% फ्रॉम 52 वीक हाई। सो ऑफ कोर्स इस रैली में ऊपर नहीं गया बिकॉज लोगों को मालूम था कि हाँ भी नंबर्स आ सकते हैं बुरे। वैल्यूएशन थोड़ी सी ठीक आ गई है, 11 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक 1.3 पे ट्रेड कर रहा है। Whether this is the worst quarters what they have seen, we will see how the stock price reacts today. But Andrew Yule, Minda Corporation first this time, and GTPL Hathway stands out in terms of better numbers. वरिंदर, आज कुछ बड़ा कमाल करने वाले, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आप 10:15 बजे रखने वाले हो। थोड़ा सा वो आप तो इतने साल टीवी किए हुए हैं, बिजनेस जर्नलिज्म, वो भी थोड़ा टीज कर दीजिए, एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आज? सर तो क्या है ना सर, विप्रो के नंबर्स अच्छे आए थे और विप्रो कल 15-16% क्यों भागा? बिकॉज विप्रो was trading at 12 times earnings. So आपको कोई भी रिजल्ट देखना है वैल्यूएशंस के साथ, वैल्यूएशंस बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ वैल्यूएशंस इज लाइक कार में अगर पेट्रोल नहीं है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। सो आपको वैल्यूएशंस देखना बहुत जरूरी है। सो आज जैसे सब इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, माइंड ट्री की बात कर रहे थे,
सो क्या मिड कैप आईटी में कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऑनेस्टली आई हैव बीन बिलीविंग दिस, हमने फर्स्ट सोर्स भी कवर किया था सर। सो हमने तब भी बोला था कि हमें मिड कैप आईटी में आपको 7-7, 8-8 सिंगल डिजिट प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कंपनीज मिल रही है जो ग्रो कर रही हैं, कंपनीज अच्छी हैं। तो आज हमने क्या किया है कि हमने लिया कि कंपनीज का मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, कोई प्लेज नहीं होना चाहिए, नेट कैश कंपनीज होनी चाहिए, आरओसी कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए। क्या इन फिल्टर्स को लगा के हमें कोई भी ऐसी कंपनी मिलती है या कुछ कंपनीज मिलती हैं जो हमें 10 के मल्टीपल से नीचे मिल रही हैं और ग्रो कर रही हैं और अच्छे ग्रुप से हैं? तो चलिए, तो कुछ बेहतरीन मिड कैप आईटी कंपनी अच्छे पैरामीटर्स फिल्टर्स लगाकर आपके सामने रखेंगे वरिंदर 10:15 बजे। शुक्रिया वरिंदर, ये रिजल्ट्स अपडेट देने के लिए। मुलाकात होगी जल्दी आपसे घंटे 1.5 घंटे बाद। राजेश पालविया साहब जुड़ चुके हैं, वक्त है उनसे उनकी पिक ऑफ द डे का स्टॉक लेने का। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी 2 पिक रहेगी। पहली रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम। ये स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक में डेली और वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है, उसका ब्रेकआउट के ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है। 764 के आसपास कल क्लोज था, इसमें बाय करेंगे। 752 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमें लग रहा है इसमें आज के सेशन में जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए 785 से 790 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो परसिस्टेंट सिस्टम पहली पिक रहेगी बाय करने के लिए कैश सेगमेंट से। F&O सेगमेंट से हम टेक महिंद्रा बाय करेंगे। टेक महिंद्रा में अगर देखें तो वीकली चार्ट पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक में जिस तरीके का कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी देखने को मिली, तो ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि 630 635 तक के टारगेट टेक महिंद्रा में देखने को मिलना चाहिए। तो करंट लेवल पे 615 के आसपास क्लोज हुआ है, इसको बाय करेंगे हम 608 रुपए के स्टॉप लॉस से 630 635 के टारगेट के लिए। आईटी सबको आईटी ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आए हैं एक और दमदार रिजल्ट्स और वो हैं इन्फोसिस के। कितना मजबूत शेयर खुलेगा इन्फोसिस का कल की तेजी के बाद, बस ये जानने का वक्त हो गया है। तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की, आइए हेडलाइंस के साथ।